नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। शायद हमारे एक भारतीय भाई लातूर जिला महाराष्ट्र के विषय में हमने बताया है या नहीं बताया, हमको पूरा ख्याल नहीं आ रहा है। मैं उसको फिर से बता दे रहा हूँ, वो बहुत आवश्यक है और उनको विचारों को पूरे देश के हमारे जितने भी आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं उनको साझा करना भी आवश्यक है। तो भारतीय जनता दल के ये वीडियो देखने के बाद उनकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कि हमारे जो परम राष्ट्रभक्त, क्रांतिकारी, अमर शहीद जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, तात्या टोपे थे, नाना साहब थे और अशफाकुल्ला थे और सावरकर थे और रानी लक्ष्मीबाई थी, सुब्रमण्य भारती और खुदीराम बोस इत्यादि सभी लोग थे जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सब कुछ न्यौछावर किया, फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा। तो जिस कार्य को लेके चले थे वो जो कार्य वहीं पर छूट गया था उसी काम को लेकर के भारतीय जनता दल आगे बढ़ा है। यद्यपि ये जो स्वार्थी किस्म के संगठन है जिसे ये कांग्रेस रही है, कांग्रेस कहती रहे कि हम आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। हमेशा जो इतिहासकार हैं ये इन अमर शहीदों को हमेशा पृष्ठभूमि में रखने की साजिश इन्होंने किया है और ये कांग्रेस हमेशा तीन झूठ बोलती है ना, तीन घोर झूठ बोलती है कि उसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी नंबर 1, उसी ने आज़ादी लाई नंबर 2 और उसी के कारण अंग्रेज भागे नंबर 3। हाँ और जो है और वो आज़ादी लाई, ठीक है। ये तीनों बड़े झूठ है, इसके विषय में सविस्तार बताया गया है अभी इसी पे। और आज़ादी की लड़ाई हमारे इन अमर शहीदों ने लड़ी जिन्होंने जान दी है और जेल की कठिन यातनाओं को सहा है, भोगा है। इन गांधी और गद्दार नेहरू गांधी ने कभी नहीं भोगा है। इन्होंने जेलों में भी स्वर्ग, अंग्रेजों के द्वारा दी गई स्वर्ग जैसी सुविधाओं को भोगा है, यातनाओं को नहीं भोगा है और नए शहीद हुए हैं। ये अंग्रेजों के बिल्कुल चमचा, मुखबिर और उसके दलाल थे शुद्ध रूप में। मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, तमाम विद्वान वैज्ञानिक बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर कई महापुरुषों ने कहा हुआ है, बिल्कुल उनका नजरिया रहा। सुभाष चंद्र बोस तो इसी कांग्रेस में थे, कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव 2 बार जीत करके जो है और ठोकर मार करके निकल दिए और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, हालांकि उन्होंने
एक नारा भी दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा। वो बहुत बढ़िया नारा था, लेकिन इन समूहों ने इस माहौल को पूरा विषाक्त किया था कि उनको पूरा सहयोग इस भारत के अंदर से नहीं मिला। जो माहौल इन दो गद्दारों ने, मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू ने जो माहौल गंदा किया हुआ था, उसी कारण उनको जब उन्होंने ये आह्वान दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, ये अपने में बहुत ही एक दार्शनिक और फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस वाला ये आह्वान था, नारा था। लेकिन जो माहौल जिस विषाक्त माहौल को इन सबों ने बनाया हुआ था, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी देश का बहुत घोर गद्दार, और ये नेहरू माने सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार। नेहरू विषय में जो भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है कि यह नेहरू जो है मतलब कि भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था। इतना ही हमारे भारतीय भाई बहन समझ जाएं कि यह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था और भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार और दुश्मन था। लंबे लबाब उसका ही चरित्र था। उसी को ये मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्ता पर मैंने देश के ऊपर थोपा, और इस नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था और देशवासियों में भी कोई नहीं था। और इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने इस घोर भारत विरोधी नेहरू को जो सौंपा, तो कुछ लोगों ने पूछा कि भाई कि जिस नेहरू को कोई कांग्रेस वाला चाहता ही नहीं था, क्यों आपने बिठाया? तो वो कह रहा कि बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता था, वो अंग्रेज है और विदेशों से संबंध रखने में वो जो है बहुत सक्षम है। अब देखिए, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके हमारे अमर शहीदों ने जान दी अंग्रेजों को भगाने के लिए। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी तर्क देकर यह कहता है कि हमने फिर एक अंग्रेजी बोलने वाला एक अंग्रेज को हमने बिठा दिया भारत के ऊपर। तो इस गद्दारी को हमारे देशवासी बहुत गौर से समझें, और इसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को इन जीएनपीसी वालों ने वो यानी भारत का बाप बना दिया, और इस गद्दार जो है वो नेहरू को इस भारत का चाचा बना दिया। तो एक इस देश का बाप बन गया और एक जो है वो चाचा बन गया, ये दोनों गद्दार। तो ये सबसे बड़ा अभिशाप है, और आज भी हर विद्यालय में, हर स्कूल में, हर दफ्तरों में इन दो गद्दारों की फोटो दिखती है। यह देश पर बहुत बड़ा कलंक है। जहाँ पर फोटो होनी चाहिए हमारे सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद की, अशफाकुल्ला की, वहाँ पर इन गद्दारों की भी फोटो है। तो यह भी बहुत, और गद्दार नेहरू के नाम पर विश्वविद्यालय, जेएनयू, तमाम संस्थान, देश को आवश्यकता है कि ये सारे नाम, इन गद्दारों का नाम खुरच करके हमारे अमर शहीदों का नाम वहाँ पर आना चाहिए। लेकिन ये जो ये बात कही जा रही है, इन नकली राष्ट्रवादी जो बैठे हुए हैं बीजेपी वाले है, इनकी मानसिकता में नहीं आ रहा कि ये गद्दार थे और उनके स्थान पर जो है हमारे अमर शहीदों को लाया जाए। ये मोदी महोदय इतने शातिर किस्म के हैं, इतने और शातिर किस्म के राष्ट्रवाद का, कि ये सिर्फ पटेल को लाते हैं। पटेल की जो प्रतिबद्धता थी, कूटनीति थी, जो कि उन्होंने 562 रियासतों को मिलाकर भारत बनाया, इसमें कोई शक नहीं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन देश को आवश्यकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी को सामने लाया जाए। सुभाष चंद्र बोस जी को सामने लाने पर मोदी महोदय ये नेहरू के साथ साथ गद्दार गांधी की भी बखिया वो उधड़ जाती। तो नेहरू को बचाने के लिए, उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को बचाने के लिए
ये मोदी महोदय क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस का नाम तो भुनाते हैं, पराक्रम दिवस फलाने दिवस, लेकिन जिस रूप में उनको सामने लाना चाहिए वो इनकी नौटंकी, नाटक और पाखंड इनका चलता है। ये बताया गया है कि पराक्रम दिवस ला दिया, और जो 2 अक्टूबर जो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं, उसको हटा करके सिर्फ 23 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस मनाने की जरूरत है। तो ये मोदी महोदय क्या करते हैं कि 2 अक्टूबर को भी जारी रखते हैं और सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी के जन्मदिन को गणतंत्र दिवस से माने 26 जनवरी से जोड़ते हैं। ये गद्दारी मोदी जी की देशवासी बहुत गौर से देखें। जब यह होता है कि भाई कि भारतीय नोटों पर इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की जो फोटो है वह भी इस देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। तो उस कलंक को हटाने के लिए राष्ट्रवादी मोदी जी क्या करते हैं, तो अपने सिपह सालारों से कहलवाते हैं, अपने नहीं बोलते हैं, अपने सिपह सालारों से कहलवाते हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विवादास्पद व्यक्तित्व है, इस तरह से कहलवाते हैं। कितने शातिर किस्म के ये पाखंडी राष्ट्रवादी हैं, इनसे निश्चित रूप से इस देश को निजात चाहिए। इन्होंने नौटंकी करके, नाटक करके एक आज़ाद हिंद फौज का या आईएनए का एक संग्रहालय बनवा दिया लाल किले में, और एक बार एक्सीडेंटली मैंने ऐसे ही मैंने मौके की नज़ाकत एट द स्पर ऑफ द मोमेंट इनके मुंह से निकल गया कि हमारी आज़ादी का हमारी असली आज़ादी का दिवस जो है वो 15 अगस्त नहीं बल्कि 21 अक्टूबर है, जिस दिन 21 अक्टूबर 1943 को हमारे परमादरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में, अब ये थोड़ा सा कोई अंडमान निकोबार कहता है, कोई रंगून कहता है, कोई सिंगापुर कहता है, आज़ाद हिंद देश की स्थापना की। उसके सिक्के भी थे, सब कुछ था, और 11 देशों ने मान्यता दी थी। तो ये सच्चे रूप में है कि 21 अक्टूबर ही हमारा वास्तविक आज़ादी का दिवस है, और उस वक्त देश को 11 देशों ने मान्यता भी दी थी। 15 अगस्त तो हमारे सबसे अधिक ऐतिहासिक त्रासदी का दिन है। देश का बंटना, पाकिस्तान को बनना, पाकिस्तान बनकर के कोई अलग से साथ पड़ोसी के रूप में रहने के लिए नहीं, भारत पर चाकू चलाना, और भी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की गोद में बैठ करके ये ऐसा पाकिस्तान बनवाया इन 2 गद्दारों ने, मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू ने, सिर्फ सत्ता के लिए। और इसका इल्जाम जो है जिन्ना साहब के सर पर मरने की भी बहुत बड़ी साजिश की। जिन्ना साहब के ऊपर साजिश मरने का साजिश आज भी, उस साजिश में बीजेपी भी शामिल है। उस साजिश में इस जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडा चौकड़ी काकस कांग्रेस के साथ बीजेपी भी शामिल है जिन्ना साहब के ऊपर इस भारत विभाजन का माने वो इल्जाम मरने के लिए। हालांकि बीजेपी में कुछ लोग सामने आए इस सच्चाई को सामने रखने के लिए, जैसे जसवंत सिंह आए, उन्होंने किताब भी लिखी। लालकृष्ण आडवाणी भी जाकर के कुछ पाकिस्तान में जिन्ना साहब के मजार पर कुछ कहना चाहते थे इसी संबंध में। क्या बवाल आया आरएसएस और जीएनपीसी वालों में। आरएसएस ने लालकृष्ण आडवाणी से उनके जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ही वो छीनवा लिया। इस सारी साजिशों को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें। तो जिन्ना माने देश को बंटवाया इन सबों ने,
और इल्जाम बढ़ा जिन्ना साहब के मत्थे पर। और जिस जिन्ना साहब को देश चाहता था उस समय, देशवासी चाहते थे, अधिकांश देशवासी चाहते थे कि जिन्ना साहब ही जो है प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस चाहती थी पटेल को, और वो इसलिए चाहती थी कि उसको खबर मिली थी, उसको सूचना मिली थी हमारे देश के आवाम को कि इनको बोन टीबी हुई है, इनके हड्डी में तपेदिक हुआ है, ये दुनिया में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। तो हमारे देश के अवाम ये सोच रही थी कि भाई ये इनसे तो कोई खतरा है ही नहीं, जो शख्स कुछ ही दिनों का मेहमान है या कुछ ही वक्त का मेहमान है, जो वो दिन है, महीना या साल है, और इसके बनने से देश विभाजन के खतरे से बच जाएगा, ये सबसे बड़ा फायदा था। इन्हीं सब बातों का ख्याल करके भारत के अधिकांश अवाम उस समय की जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थी। कांग्रेस जो है हमेशा जो वो पटेल को बनाने के पक्ष में थी, लेकिन ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी क्या बनाने के बाद क्या कर दिया कि वो अंग्रेज जो अच्छी अंग्रेजी भी बोलता है, अंग्रेज को इसने फिर बिठाया। जिस अंग्रेजों से हम लोगों ने आज़ादी पाई, आज़ादी के लिए हम लोगों ने जाने दी, जेल की यातनाएं सही, फिर ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी एक अंग्रेज वो जो है इसी जवाहरलाल नेहरू या अंग्रेजों का एजेंट, भारत विरोधी एजेंट को बिठा दिया इसने। ये वही अभिशाप पूरा देश झेल रहा है। कितना नुकसान सहा। तिब्बत को इसने थमा दिया, अपने दुश्मन चीन को, अपने देश का ही हिस्सा जो है अक्साई चीन थमा दिया, चीन थमा दिया। अरुणाचल प्रदेश उस समय नेफा था, उसमें चीन की सेना को घुसवा दिया। चीन पर जो है कोई चीन सीमा के साथ कोई सड़क नहीं बनवाया। अपनी सेना के लिए ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू एक सुई तक नहीं बनने दिया। और सन 62 की लड़ाई में हमारे जो जवान हैं वो निहत्थे मारे गए इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के कारण। और इसी ने जो है वायु सेना को भी अनुमति नहीं दिया 62 की लड़ाई में उतरने के। इतना बड़ा गद्दार था ये जवाहरलाल नेहरू। और कई अंग्रेजों के जो एजेंट को अपनी जो अपनी खुफिया एजेंसी है आईबी, इसमें घुसाया हुआ था। यहाँ तक कि नौसेना में भी उसके जो यूनियन जैक का जो झंडा है उसमें शामिल करवाया। और राष्ट्रगान की बात जब बात आई तो जॉर्ज पंचम की चमचागिरी में जो गाना गया था जनगणमन, उसी को राष्ट्रगान बनवाया, नेशनल एंथम बनवाया। इसको वंदे मातरम से इतनी चिढ़ थी कि इसको राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग तक बनने नहीं दिया। जब बहुत दबाव पड़ा तो इसकी सिर्फ 2 लाइनों को छोड़कर बाकी सारी पंक्तियां कटवा दिया इसने। सिर्फ 2 ही पंक्ति जो है वो राष्ट्रीय गान में आता है। तो उसने तो जो गद्दारी की मोदी बीजेपी वाले आज भी उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू की पूजा करते हैं। ये कौन से ये राष्ट्रवादी हैं? इनको 8 साल हो गया सिर्फ वंदे मातरम पर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को वो ये टारगेट करते हैं, लपेटते हैं। ये कई बार बताया गया है कि वंदे मातरम का विरोध किसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ने नहीं किया। हाँ, कुछ कट्टरवादी बोलते हैं, मैंने देखा कुछ कट्टरवादी जो है वंदे मातरम का खुले में विरोध करते हैं। वो कट्टरवादी, मैं फिर से कहता रहा हूँ, वो कट्टरवादी इन्हीं जीएनपीसी, कांग्रेस, समाजवादी के, आम आदमी पार्टी के, आरजेडी के, बहुजन समाज पार्टी को, टीएमसी के और वामपंथियों के, इन्हीं के एजेंट होते हैं जो कि वंदे मातरम का विरोध करते हैं। बाकी हमारे जो इस्लाम आस्था वाले
भारतीय भाई बहनों का अधिकांश तबका जो है इस बात को समझता है कि वंदे मातरम हमारा ये इनकलाबी नारा था और देशभक्ति का नारा है, बड़े गर्व से कहते हैं। लेकिन ये लपेटते हैं, और लपेटने के बावजूद भी मोदी जी अपनी चुनावी सभा में इस बात को चुनावी सभा में इसी वंदे मातरम को भुनाते भी हैं, बड़े स्टाइल से, बड़ी शैली से। वंदे अपने खुद कहेंगे और ऑडियंस से और जनता से जो है वो मातरम कहलवाते हैं। तो अपने खुद वंदे बोल करके और जनता से मातरम कहलवा करके चुनावी माहौल पैदा करते हैं सत्ता हथियाने के लिए। लेकिन इस वंदे मातरम को जो इसको राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए उसको वंचित अभी भी रखे हुए। ये राष्ट्रवादी बनते हैं। 8 साल इनको हो गया, वंदे मातरम को जो उसका हक है कि वो राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रगान का सम्मान प्राप्त करके प्रतिष्ठित हो इस देश के लिए, ये आज तक नहीं किया। चुनाव में इस्तेमाल करना और जो है जो उसका वाजिब हक है वो राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रगान के रूप में वो प्रतिष्ठित हो, वो करने के लिए तैयार नहीं है। ये पाखंडी राष्ट्रवादी मोदी जी। इस चीज को हमारे भारतीय भाई बहन बहुत गौर से समझे। और हमारे सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। क्या मजाक किया इस मोदी ने। उनका छोटा सा होलोग्राम लगा दिया यहाँ पर, वो इंडिया गेट पर, और वो सलाम कर रहे हैं। और उस सलाम करने में जो नाम खुदा है इंडिया गेट पर, उसमें जो जॉर्ज पंचम को भी ये सलाम करवा रहे हैं मोदी जी वो सुभाष चंद्र बोस से। बताइए, इतने बड़े राष्ट्रभक्त को का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। जरूरत तो इस बात की है मोदी जी कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति सरदार पटेल से भी ऊंची, विश्व में सबसे ऊंची बननी चाहिए। भारतीय जनता दल इस कार्य को करेगा। विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति जो है वो भारत में बनवाएगा। और संसद भवन के अंदर भी एक भव्य मूर्ति वो बनवाएगा। आपने तो जो सेंट्रल विस्टा जो बनवा रहे हैं ना संसद भवन, कोई बात नहीं, आप तो सत्ता में है, जो चाहे वो कर सकते हैं। उसमें भी भारतीय जनता दल अपने परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य मूर्ति स्थापित करेगा। भारत के नोटों पर इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो हटा करके वो हमारे सुभाष चंद्र बोस की फोटो लाएगा। और देश में जितने गद्दारों की मतलब मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू का जहाँ भी नाम है, सारे नाम हटा करके हमारे अमर शहीदों का नाम, हमारे जो है भगत सिंह का नाम, अशफाकुल्ला जी का नाम, चंद्रशेखर जी का नाम, नाना साहब का नाम, तात्या टोपे का नाम, सावरकर का नाम, और रानी लक्ष्मीबाई का नाम, रानी चंद्रबाई का नाम, रानी गढ़िलू का नाम, खुदीराम बोस का नाम, सुब्रमण्य भारती का नाम वो रखा जाएगा। इसको मोदी जी मत भूलिए। जो अभिशाप पूरे देश को दे, वो सब ये गद्दार जेएनपीसी तो खैर अपने अनुसार जेएनपीसी अंग्रेजों से अधिक खतरनाक और अधिक लुटेरे। तो उसने तो जो किया सो किया ही। आप उसी चीज को दूसरे ढंग में जिसे कहा जाता है कि पुरानी शराब नई बोतल में, वही कर रहे हैं। आइए कुछ रोचक समाचार भी साझा कर लेते हैं आप लोगों के साथ। ईडी की पूछताछ में, वैसे ईडी का जो प्रकरण है, जैसा कि बताया गया है, ये मोदी महोदय ने बहुत बड़ी धूल झोंका है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की आंखों में कि जो ये राहुल और सोनिया जो है,
200 लाख करोड़ की लूट का काला धन विदेशी बैंक में जमा है, उसको छिपाने के लिए, उसको ढकने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए मोदी जी ने ये जो है नेशनल हेराल्ड वाला प्रकरण, और नेशनल हेराल्ड का प्रकरण मूलतः जो है इनका है भी नहीं, ये तो शुरू किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो ये सबसे बड़ा धोखा है मोदी जी का भारत के लोगों की आंखों में, ये सभी लोग समझे। ये राष्ट्रवादी कतई नहीं है, सबसे बड़े पाखंडी, बल्कि राष्ट्रवादी हैं ये सब। तो तुम मान लीजिए कि ईडी के पूछताछ में क्या रोचक बातें आई, तो सुनने में आया कि ये गद्दार राहुल गांधी ने जवाब दिया है कि भाई मैं तो भारत में रहता ही नहीं हूं, मैं तो बाहर रहता हूं, तो मैं कैसे भ्रष्टाचार कर सकता हूं, उसका एक जवाब है। देखिए ये सब चीजें हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं देश के, वो जरूर इसको बड़ा गौर से देखें कि इस गद्दार और लुटेरा जो ये राहुल गांधी है, इसकी चरित्र को जरा हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा गौर से देखें इसको। ये कहता है कि मैं तो भारत में रहता ही नहीं हूं, मैं तो बाहर रहता हूं, मैं कैसे यहाँ पर भ्रष्टाचार कर सकता हूं। तो एक तरह से जो भारतीय जनता दल अपने देशवासियों को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को ये बराबर बता रहा था कि ये साल में 3 महीने ही बस भारत में रहता है, 9 महीने बाहर जो है वो ऐश करता है। हमारे भारतीय भाई बहनों के पैसे को पर डकैती डाल करके जो काला धन इकट्ठा किया, उस काला धन के बूते, डकैती के पैसे के बूते वो ऐश करता है 9 महीने भारत के बाहर। ये बराबर भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है। और उसको इसी गद्दार और देश का डकैत जो है ये और इन सब, देखिए ऐसा है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये आप ऐसा हमको भी इन शब्दों के कहने में तकलीफ होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है, या ऐसे भी है कि आखिर इन जो इसका चरित्र है, इन शब्दों के जो मायने हैं उससे कई गुना घिनौना है। लेकिन डिक्शनरी में, शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो उसको, इसकी करतूत को क्वालिफाई कर सके। तो हमको भी इन शब्दों का प्रयोग करने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उससे भी घिनौना इसका चरित्र है। ये देश का गद्दार भी है और डकैत भी है। तो ये कहता है कि हम तो यहाँ रहते, तो ये उसी बात को पुष्ट करता है जो भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि यह हमारे भारतीय भाई बहनों के लूटे हुए पैसे के काले धन के बूते जो है बाहर ऐश करता है। और ऐश करवाता कौन है? मोदी जी इसकी वीजा की व्यवस्था करते हैं बराबर, और बाहर तो बाहर भेजने की व्यवस्था मोदी जी ही करते हैं, तो मोदी जी ऐश करवाते हैं। ये राष्ट्रवादी आपके मोदी जी वही करते हैं। और वही जो है बाहर इसलिए भी देते हैं, जाकर बाहर ये बोले कि देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, केरोसिन पेट्रोल आग लगाने के लिए। तो इस तरह की जो गद्दारी करता है ये राहुल गांधी, वो गद्दारी जो है मोदी जी ही करवा रहे हैं, उसको वीजा की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था करते हैं। तो ये नकली राष्ट्रवादियों को हमारे देश के लोग बहुत ध्यान से पहचाने। और दूसरी रोचक बात कि ये जो है सत्येंद्र जैन, जो दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य मंत्री, वो कह रहा है कि कोरोना या कोविड-19 के कारण हमारी याददाश्त चली गई, इसलिए हम कुछ बता नहीं सकते। बल्कि वो जो जज था हाई कोर्ट का,
वो कहा कि पहले ये बताइए कि आप हैं कहाँ पर, आप कोर्ट में कि कहीं बाहर। मैंने उसने मजाक किया। तो ये सवाल कि राहुल गांधी हो चाहे सत्येंद्र जैन हो, इतने शातिर चरित्र के हम भारतीय भाई बहन इनको सत्ता में भेज रहे हैं। राहुल गांधी और सत्येंद्र जैन जैसे माने शातिर फितरत के लोग जब तक इस भारत के परिवेश में रहेंगे, हावी रहेंगे, तब तक हमारा देश महफूज नहीं हो सकता। इस देश को सुकून नहीं आ सकता, इस देश को चैन नहीं आ सकता। इतने खतरनाक मंसूबों वाले, इतने खतरनाक चरित्र वाले को हम सत्ता में भेज रहे हैं, उनकी सभाओं में भीड़ लगाते हैं, इस राहुल गांधी के आगे पीछे करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी मानसिकता को, और शर्म आना पड़ेगा कि इतना बड़ा झूठ बोलने वाला, इतनी खतरनाक मंसूबा रखने वाला और इतना बड़ा डकैत और इतना बड़ा देश के गद्दार के आगे पीछे आज भी कौन लोग कर रहे हैं। उनकी पहचान की जानी चाहिए, उनकी मानसिकता का पता किया जाना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक बात। और सत्येंद्र जैन वैसे भी इसके पहले भी मैंने बताया कि देश की एकता को भंग करने के लिए, भारतीय एकता को भंग करने के लिए कई ताकतें, विदेश की ताकतें तो खैर सक्रिय हैं ही। देश में जो है विभिन्न रूपों में की ताकतें सक्रिय हैं। जैसे गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के रहते इस भारत में चैन नहीं आ सकता। वो हर वक्त देश में नफरत जो है वो फैला रहा है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर, और इस्लाम पंथ पर जो है आधारहीन और अनर्गल आग उगल करके। ये मोदी जी के शासन के तत्वाधान में ये सब पल रहे हैं। उसी के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी, शफीकुर रहमान वर्क, तौकीर रजा, टीएस हसन और उसका जो असदुद्दीन ओवैसी का जो छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, तमाम हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, इन सारे देश के दुश्मनों को इसमें फर्क न करें। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और असदुद्दीन ओवैसी में जरा भी फर्क न करेंगे। दुख इस बात का है कि कुछ लोग पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की तरफदारी करते हैं और असदुद्दीन ओवैसी पर को टारगेट करते हैं, और कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन करेंगे और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को पर निशाना साधते हैं। ये दोनों प्रवृत्ति गलत है। ये दोनों बराबर के देश के शत्रु हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों जब शत्रु हैं तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और असदुद्दीन ओवैसी में कोई फर्क नहीं है। यती नरसिम्हानंद और जो है तौकीर रजा में कोई फर्क नहीं है। और हमारा मुल्क फर्क न करे। जब आप फर्क करते हैं उससे भी काफी समस्याएं पैदा होती हैं। ये दोनों के दोनों देश के दुश्मन हैं। यती नरसिम्हानंद भी, तौकीर रजा भी। उसी प्रकार शफीकुर रहमान वर्क और टीएस हसन। लेकिन एक बात का और भी ध्यान लीजिए, ये शफीकुर रहमान वर्क और टीएस हसन, तौकीर रजा, ये किसके द्वारा संरक्षित, किसके द्वारा है? समाजवादी पार्टी। और अब सभी को याद होगा कि ये तो शफीकुर रहमान वर्ग जो है
इन समूह ने मैंने कहते हैं कि ये भारत के मुसलमानों के बड़े हितैषी हैं, और पता चला कि ये भारत के मुसलमानों के हितैषी नहीं है। ये जो अफगानिस्तान का जो तालिबान है, इतना खूंखार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, किस तरह से वो गला काटता है, किस तरह से महिलाओं का के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसके समर्थक हैं ये शफीकुर रहमान वर्क और टीएस हसन जैसे लोग। और उनको श्रेय कहाँ से मिलता है? समाजवादी पार्टी और या अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव के द्वारा। तो सिर्फ भारतीय जनता दल की ये कहने से कुछ नहीं होगा। ये चरित्र ये कम से कम उत्तर प्रदेश के लोगों को जानना चाहिए था। फिर भी उसकी 128 सीट आ रही है, उसकी 128 सीट आना जो है उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लिए कलंक है। और जो मैं कहता हूं कि समाजवादी का ये जो कि उसके शफीकुर रहमान और टीएस हसन जैसे लोग तालिबान का समर्थन करते हैं, फिर भी उसकी सीट 128 सीट आ रही है। उसके साथ साथ इस बीजेपी का भी जो है 272 या जो भी है उसकी जो सीट आई है, वह भी देश के लिए कलंक है। जो कहता है 80-20 और वो जो है वो नफरत की राजनीति और ध्रुवीकरण और क्या क्या बताएं। और जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को अपमानित करना, भाईजान, चचा जान, मम्मी जान बोल करके। बताइए, वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का जो नफरत फैलाने का जो उसका जो चरित्र है, उसका सुनने में वो संक्रमण, वो इन्फेक्शन आरएसएस के कुछ प्रवक्ताओं में आ गया है। जिस भाईचारा की, भारतीय भाईचारा की इस मुल्क को इतनी सख्त जरूरत है, उसी का वो मजाक उड़ाता है गद्दार, इस देश का दुश्मन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। देखिए, इन शब्दों को जब मैं कहता हूं तो पूरी गंभीरता के साथ कहता हूं। वो गद्दार है, देश का दुश्मन है। जो देश में नफरत फैलाकर हमारे देश को कमजोर करे, वो देश का दुश्मन है। बल्कि मेरा तो ये भी कहना है कि जिस तरह की गद्दारी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की है देश के खिलाफ, और देश से जो दुश्मनी साध रहा है, बल्कि जो शब्द बने हैं गद्दार और दुश्मन, वो जो क्वांटिफाई या क्वालिफाई उसकी फितरत को करना चाहिए, वैसे शब्द हैं ही नहीं। इसकी करतूत जो है इन शब्दों के क्वालिफिकेशन से बहुत आगे है, बहुत आगे से मतलब बहुत घिनौना है। तो ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ देश का गद्दार भी है, देश का दुश्मन भी है। जो इस देश को जो भाईचारा की जरूरत है, गंगा जमुनी तहजीब की जरूरत है, दुआबी संस्कृति की जरूरत है, उसी को मजाक उड़ाता है। कैसे उड़ाता है? अब ये तो आपने देखा होगा कि कहता है कि भाईचारा क्या है, वो भाईजान बन गए और हम चारा बन गए। बताइए। और वही चीज सुनने में आया कि कोई संगीत रागी है, आरएसएस का प्रवक्ता आता रहता है, वो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वहां पर वो भी इसी ढर्रे का, इसी शैली का, इसी स्टाइल का तर्क देना शुरू कर दिया कि भाईचारा क्या होता है। वो भाईजान बन गया और हम चारा हो गए। ऐसे लोग देश की बहुत खतरनाक शत्रु होते हैं। भारतीय जनता दल इस तरह से अरे गहरे संगीत रागी के विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता है, लेकिन ऐसे लोग बड़े खतरनाक शत्रु हैं इस देश के, जो भाईचारा का
जिस भाईचारा की इस मुल्क को बहुत जरूरत है, इसका मजाक उड़ाते हैं। एक आवश्यक और उपयोगी सूचना जो है, जानकारी हम अपने आदरणीय भारतीय अवाम, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से करना चाहेंगे कि एक रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, या कुछ दिल्ली भी मान सकते हैं, इसको छोड़कर पूरे देश में कहीं भी हिंदू मुस्लिम उतना होता नहीं है। हिंदू मुस्लिम की आग जो है यहीं पर लगती रहती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन जगहों पर। उत्तर प्रदेश में योगी जी भले कहेंगे हमने ये एक्सप्रेस वे, 3-4 एक्सप्रेस वे का डंका बजाते हैं, और दो एक्सप्रेस वे तो पहले से है, या जमुना एक्सप्रेस वे, या आगरा एक्सप्रेस वे, और इसके बाद लखनऊ एक्सप्रेस वे, और इसके बाद पूर्वांचल इन्होंने बना दिया, और पूर्वांचल में लिंक जोड़ दिया, लिंक एक्सप्रेस वे गोरखपुर वाला, और लिंक एक्सप्रेस वे वाराणसी वाला। फिर एक जो है गंगा एक्सप्रेस वे, जो कि यहाँ से मेरठ से चलकर मेरठ को आगे साथ बढ़ा देंगे देहरादून तक जो भी है, और वो आएगी इलाहाबाद, और इलाहाबाद से आगे वो बढ़ा देंगे बलिया तक। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, और कोई एक और भी एक्सप्रेस वे शायद वो गाजियाबाद से सीधे है, वो आपका इलाहाबाद या कानपुर तक। तो इस प्रकार एक्सप्रेस वे के जाल इन्होंने बिछाया है। लेकिन फिर भी हमारे उत्तर प्रदेश में गरीबी है, और अशिक्षा भी है, और बेरोजगारी भी है। यही हाल बिहार का भी है, यही हाल बंगाल का भी है, मोरालेस। कुछ लोग कहते हैं कि इसको बीमारू वाली स्टेट से बीमारू, इनको बीमारू बोलते थे। माने पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, इनको बीमारू कहते थे कि यहाँ पर शिक्षा नहीं हो, बेरोजगारी ज़्यादा हो, और गरीबी हो। तो वो चीज़ अभी भी है। तो इन पर ध्यान देने के बजाय, इस पर चिंता करने के बजाय, ये प्रदेश अभी भी सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कोई हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई कह रहा था, कितने दुख की बात, और आबादी भी, खास करके गरीब तबकों में, खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के गरीब तबके में, जिनकी एक बच्चा भी पालने की औकात नहीं है, उनके 5-6 बच्चे, और सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में नहीं, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो गरीब तबके के हैं, जो है, जिनको एक बच्चे भी पालने की माने आर्थिक स्थिति नहीं है, हैसियत नहीं है, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे। तो आबादी का भी अभिशाप, तो आबादी का अभिशाप है, शिक्षा का अभिशाप है, गरीबी का अभिशाप है, बेरोजगारी का अभिशाप है। इस पर ध्यान देने के बजाय, इसके लिए चिंता करने के बजाय, इसको दूर करने के बजाय, हिंदू मुस्लिम इन प्रदेशों के लोग कर रहे हैं। बाकी तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए भारतीय जनता दल का ये जो भारतीय भाई बहन है उत्तर प्रदेश के, बिहार के और पश्चिम बंगाल के, उनसे विशेष ये विनती है, ये नम्र निवेदन है उनसे, भारतीय जनता दल का और मेरा भी, कि हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए। यह देश के लिए घातक तो है ही, भारतीय समाज के लिए भी घातक है, और आपके स्वयं के लिए भी घातक है। कोई आग लगाता है, नूपुर शर्मा एक नहीं हजारों हों, उससे हमारे इस्लाम पंथ की महिमा पर जरा भी असर नहीं पड़ेगा। ये मान के चलिए। हमने बताया था कि प्रभु भोले शंकर की शिवलिंग पर कोई भी गंदा कर दे, चिड़िया गंदा कर दे या कोई भी गंदा कर दे, इससे प्रभु भोले शंकर की जो महिमा है, जो महानता है, महात्म्य है, उस पर
उस पर कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है। बिला वजह ये भड़काना और जो उन बच्चों जिनका भविष्य सुधारना है, उन्हें अच्छी बातें, मैंने अपने अच्छे संस्कार, अच्छे विचार और अपने माता पिता के प्रति भक्ति, अपने समाज के प्रति भक्ति, अपने अवाम के प्रति भक्ति, अपने मुल्क के प्रति भक्ति, इस तरह के जज्बे के साथ उनका विकास करना है। उनके हाथों में पत्थर ये थमाते हैं, उनसे पत्थर फेंकवाते हैं, दंगे करवाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो खैर, भारतीय जनता दल कह रहा है कि खास करके हमारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, पश्चिम बंगाल के, इस तरह के सभी भारतीय भाई बहनों से ये नम्र निवेदन है, ये विनती है कि आप हिंदू मुस्लिम छोड़ करके इन विषयों पर ध्यान दीजिए। और इसका असर क्या है? भारतीयता। जरा मान लीजिए कि हम ये इस तरह से व्यवहार यदि करते हैं कि सभी अपने भारतीय भाई हैं, तो फिर तब तो ये बात कि भाई कौन हिंदू कौन मुस्लिम, ये बात वो खत्म हो गई ना। जब सभी भारतीय हैं तो इस तरह की बात ही खत्म होगी, इस तरह का वो क्या कहते हैं कि अवधारणा ही खत्म हो गई कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम, सभी भारतीय हैं। जो पीड़ित है हमारा जो भारतीय भाई बहन है, जो शिकार हुआ है, विक्टिम है, जो अपराधी है, बात खत्म हो गई। तो भारतीयता जो है एक बहुत बड़ा पैनेसिया है और बहुत बड़ा इलाज है। तो भारतीयता के भाव को आगे बढ़ाइए। भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित सद्भाव, भाईचारा, इसको आगे बढ़ाइए और हिंदू मुस्लिम की नफरत की आग को बुझाइए भारतीयता के पानी से। ये इसकी सख्त आवश्यकता है। हमारे भारतीय भाई बहनों को ये बीजेपी का जो असली चरित्र है, जीएनपीसी का जो असली चरित्र है और राजनीतिक दलों का जो असली चरित्र है, वो जानने का पूरा हक है। और भारतीय जनता दल उसी उत्तरदायित्व को निभा रहा है। जब ये भारतीय अवाम ताकत दल बराबर कर रहा है कि इस गद्दार और डकैत राहुल गांधी पर कार्रवाई करो, जिस तरह की कार्रवाई का नमूना योगी जी जो है, वो कौन था, मुख्तार अंसारी पर उन्होंने किया, उसका 10 गुना उसी स्टाइल का कार्रवाई जो है इस राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी इत्यादि पर करिए, तब देश को चैन आएगा। ये भारतीय जनता दल बराबर कर रहा है। तो सुनने में आ रहा है, हालांकि इस बात को जब कन्फ्रंट होगा, सामना होगा, तो ये जानते हैं ना कि ये बीजेपी वाले भी कांग्रेसियों की तरह जो है झूठ बोलना और झूठ बोलने का सहारा लेना इनकी आदत पड़ गई है। तो हो सकता है कि इसको इनकार भी कर जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो जिस तरह की खबर है कि जब इस तरह की बात आती है कि भारतीय जनता दल कह रहा है कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई, अब जैसे 200 लाख करोड़ के ये सब डकैत हैं, तो ये महज जो है जो सुब्रमण्यम में स्वामी वाला केस है, महज जो है 3-4 हजार करोड़ का, उस पर ये नौटंकी कर रहे हैं। मोदी महोदय देशवासियों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। यही काम है इनका। ये बराबर इसी तरह की किसी भी समस्या में बस थोड़ा बहुत करके हमारे देशवासियों की आंख में धूल झोंकते हैं। बराबर इनका चित्र रहा है। तो अभी इस पर विस्तार से बात करते हैं। इस बीच में कोई जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांदला चौकड़ी काकस या कांग्रेस का नेता कह रहा था कि हमारे राहुल गांधी को जो ये यूट्यूब वाले सर जो है डकैत कहते हैं
उसको गद्दार कहते हैं, बहुत बड़ा श्राप लगेगा। भारतीय अवाम ताकत दल को या हमको किसी को डकैत या गद्दार कहने का कोई शौक नहीं है। भारतीय अवाम ताकत दल इससे दुखी है कि जिन लोगों ने इस देश पर डकैती डाल करके काला धन जमा किया है, उनकी तरफदारी के लिए तो वो पूरी कांग्रेस पार्टी है ही, बीजेपी भी चली जाती है। मैंने थोड़ा सा मुलम्मेदार, एक सॉफिस्टिकेटेड तरीके से उसको बचाने के लिए। दुख इस बात का है। तो भारतीय अवाम ताकत दल करे तो क्या करे, इसको गद्दार भी न कहे, देश का दुश्मन भी न कहे, देश का डकैत भी न कहे। रही बात श्राप की, तो ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस या कांग्रेस को जाना चाहिए, श्राप वही दे सकता है या उसी का श्राप जो लगता है जिसकी आत्मा महान हो, जिसका मन जो है निर्मल और पवित्र हो। जो हमारे ऋषि मुनि महान थे, उनका मन बिल्कुल साफ हुआ करता था, निर्मल हुआ करता था, वो श्राप दिया करते थे। ये डकैत और देश के दुश्मन श्राप देंगे? इसी को कोई कह रहा था कि इनकी बात सुना था, तो कोई कह रहा था कि यदि कोई अपने गांव देहात में कि यदि कोई चोर हो और चोर को गांव वाले उसको चोर चोर कहें, तो चोर कहे कि भाई कि आप हमको चोर कहते हैं, मैं आपको श्राप दूंगा कि आप नष्ट हो जाइए। तो चोर में कहाँ इतना नैतिक उत्थान है, उसकी आत्मा इतनी प्रबल है कि वो श्राप देने के लायक हो गया। तो जिस दिन चोर भी श्राप देने के लायक हो जाएगा, हो सकता है कि राहुल गांधी ऐसे देश के गद्दार और डकैत भी जो है वो श्राप देना वो शुरू कर देंगे, हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा कभी नहीं। श्राप एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, जो कि बहुत ऊंचे चरित्र वाले, महान आत्मा वाले और पवित्र हृदय, निर्मल हृदय वाले ही दे सकते हैं और देते रहेंगे। तो इस गलत फहमी, इस मुगालते में जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस वाले और कांग्रेस वाले ना हो, ठीक है। और श्राप वगैरह छोड़ दें, इस बात को कबूले कि भाई उन्होंने डकैती डाली है, ये हमसे गलती हो गई, ये पैसा है, ये लूट का पैसा है, वो भारत सरकार को हम दे रहे हैं, ये रास्ता है उसका। तो वो श्राप है, फलाने है, ढेकाने, वो तो खुद ही कह रहा है कि जो राहुल गांधी खुद कह रहा है कि मैं भारत में रहता ही नहीं हूं। उसको देखे ना लोग, बीजेपी वाले भी देखे, भारतीय जनता दल को बराबर कर रहा है। तो अब इस संदर्भ में थोड़ा सा हमारे भारतीय भाई बहन, तो इस संदर्भ में कि भारतीय जनता दल ये मांग कर रहा है कि भाई इन देश के दुश्मनों और डकैतों को पर, अब चूंकि सरकार में आप हैं तो कार्रवाई तो करिए। तो सुनने में आ रहा है कि जो किस तरह का एक तर्क बनाते हैं, कार्रवाई ना करके कहना भाई ये तो लोकतंत्र है, कार्रवाई हम कैसे कर सकते हैं? बीजेपी वालों का तर्क है लोकतंत्र है। अब जरा इनके लोकतंत्र की असलियत भी जान, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें। जो राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक की गई, सर्जिकल स्ट्राइक क्या थी कि भारत पाकिस्तान सीमा पर और पाकिस्तान के क्षेत्र में जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको नष्ट करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक थी। और हमारी सेना का बहुत बड़ा शौर्य पराक्रम था। हमारी सेना के शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए, हमारी सेना का मनोबल तोड़ने के लिए ये गद्दार राहुल गांधी उसका सबूत मांगा। अब ये सवाल है बीजेपी वालों से, क्या उस गद्दार की रक्षा करना आपका लोकतंत्र है?
बताइए। और फिर हमारे जो भारतीय सेना ने, हमारी वायुसेना ने जो है बालाकोट, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत अंदर घुस करके वहाँ पर स्ट्राइक किया। हमारी वायुसेना या हमारी फौज के शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए, उसके मनोबल को माने तोड़ने के लिए फिर ये सबक मांगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं कि इस गद्दार को फिर बचाना ये लोकतंत्र है। ये राहुल गांधी अपने सेनाध्यक्ष को अपने किसी नेता से सड़क का गुंडा कहलवाता है। तो ऐसे गद्दार राहुल गांधी को बचाना बीजेपी वाले बताएं कि यही लोकतंत्र है। डोकलाम का मुद्दा आज से 4 साल पहले डोकलाम के मुद्दे पर जब भारत की और चीन की सेनाएं दोनों आमने सामने थी और करीब 70-72 दिन आमने सामने थी, युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, ये गद्दार राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छुपे रात के अंधेरे में मिलता है और क्या क्या जो है हमारे देश की संवेदनशील और सामरिक स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन को साझा करता है अपने दुश्मन चीन से या अपने दुश्मन चीन के राजदूत के साथ। ऐसे गद्दार राहुल गांधी को बचाना बीजेपी वाले बताएं, मोदी बताएं ये लोकतंत्र है। और आज तक मोदी महोदय ने इसकी जांच तक नहीं करवाई कि आखिर जो है रात के अंधेरे में जो दुश्मन चीन के राजदूत से मिला तो वो कौन कौन सी हमारे देश की संवेदनशील सूचनाएं, हमारे देश की सामरिक सूचनाओं दुश्मन चीन से इसने साझा किया। आज तक राष्ट्रवादी मोदी महोदय ने उसकी जांच तक नहीं करवाई। यही लोकतंत्र है आपका महोदय। लोकतंत्र इस देश के लिए होता है, यानी लोकतंत्र देश के लिए है। देश लोकतंत्र के लिए नहीं है। इतनी छोटी सी समझ मोदी महोदय आप में होनी चाहिए। और खासियत इसमें यह रही कि जब रात के अंधेरे में चोरी छुपे मिला, यह गद्दार राहुल गांधी अपने दुश्मन चीन के राजदूत से पहले झूठ बोलता रहा कि हम नहीं मिले हैं और हफ्तों झूठ बोलता रहा, लेकिन जब मीडिया इत्यादि के द्वारा काफी घेरा हो गया तब जाके कबूला कि नहीं मिले थे। इतना बड़ा झूठा भी है। अपने दुश्मन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जब ये समझौता करता है राहुल गांधी और उसको उस समझौते की गवाही सोनिया गांधी करती है वुहान में, तो उस गद्दार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ न करना यह लोकतंत्र है। बीजेपी वाले बताएं ये लोकतंत्र है। और आज तक मोदी महोदय ने इसकी जांच भी नहीं करवाई कि वुहान में जो ये इन सबों ने समझौता किया था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, और समझौते के तहत जिस समझौता किया था राहुल गांधी ने, लेकिन उस समझौते की गवाही के रूप में इसके हस्ताक्षर हैं सोनिया गांधी के, और उसी के बदले $800 मिलियन $800 मिलियन का रिश्वत राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए इन्होंने वह रिश्वत लिया। ऐसे दोनों गद्दारों को बचाना मोदी महोदय बीजेपी वाले बताएं कि यह लोकतंत्र है। और आज तक ये मोदी महोदय ने उसकी भी जांच नहीं करवाई कि आखिर जो वुहान में जो जिसने गद्दार राहुल गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया, समझौते में क्या है, हमारे देश के खिलाफ कौन सी बातें हैं। ये तो राष्ट्रवादी, ये राष्ट्रवादी हैं। कितने खतरनाक राष्ट्रवादी हैं ये।
इतना बड़ा पाखंड जो है हमारे देश को क्या क्या नुकसान कर रहा है, इनका पाखंडी राष्ट्रवाद जो है, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से इसको देखें। और लद्दाख के मामले में जो ग्लोबल टाइम्स जो है, जो एक प्रोपेगेंडा मशीन है चीन का, उसी की झूठी झूठी बातों को आधार बनाकर ये गद्दार राहुल गांधी चीन के पक्ष में भारत के खिलाफ जो माहौल बना रहा था, ये गद्दार राहुल गांधी, इस गद्दार राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई न करना बीजेपी वाले बताएं, श्री मोदी जी बताएं कि क्या यही लोकतंत्र है? और देश के अंदर भी हमेशा भारत के खिलाफ आग उगलना, देश के साथ गद्दारी करना, ये इसकी फितरत है गद्दार राहुल गांधी की। ऐसे राहुल गांधी की रक्षा करना क्या बीजेपी वाले बताएं, मोदी जी बताएं, क्या यही वो लोकतंत्र है? हमारे देश के सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कराना, ऐसे गद्दार राहुल गांधी को बचाना, क्या यही लोकतंत्र है? बीजेपी वालों और मोदी जी बताएं। और दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष बाजवा को गले लगाने के लिए जब इसने अपने दूत सिद्धू को भेजा, तो इस गद्दार राहुल गांधी की रक्षा करना श्री मोदी जी बताएं, बीजेपी वाले बताएं, क्या यही लोकतंत्र है? इस गद्दार राहुल गांधी को विदेश भेजना, और विदेश से जाकर के बोलता है कि हमारे देश में केरोसिन ऑयल छिड़क दिया गया है। ऐसे खतरनाक भारत विरोधी राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई न करना, उसको बचाना श्री मोदी जी बताएं, बीजेपी वाले बताएं, हमारे देशवासियों को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, क्या यही लोकतंत्र है? आप निरा इस देश को धोखा दे रहे हैं और आपके राष्ट्रवाद की असलियत धीरे धीरे परत दर सामने आ रही है। ये नकली राष्ट्रवाद और पाखंडी राष्ट्रवाद इस देश के लिए बहुत घातक है, बल्कि देश के खिलाफ गद्दारी करने से भी अधिक घातक है, जो कि अभी भी गद्दार नेहरू की अभी भी उसको बचाना, ये सबसे बड़ी गद्दारी है बीजेपी वालों की और मोदी जी। गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को आज भी बचाना और सुभाष चंद्र बोस के नाम को भुनाना, यह भी बहुत बड़ी गद्दारी है बीजेपी वालों की और मोदी जी। क्या क्या गिनाए इसका, और उस पर से आपका ये पाखंडी प्रलाप, सबका साथ सबका विश्वास कैसे हो सकता है? जनता का आप पर कैसे विश्वास हो सकता है और कैसे उसका साथ हो सकता है, जबकि आप पूरी ताकत लगाते हैं देश के दुश्मनों को बचाने के लिए। गद्दार राहुल, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को बचाने में आप पूरी ताकत लगाते हैं। कैसे देश का विश्वास होगा आप पर? कैसे देश का साथ होगा? हो नहीं सकता। हाँ, ये जो दावा करते हैं कि फिर भी जनता को वोट मिलती है, वोट की मैकेनिक्स और उसकी जो उसकी जो स्ट्रेटजी है वो दूसरी होती है। वोट कैसे हमारे भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलाम बनाकर उनसे छीना जाता है, यह कोई एनपीसी वालों से सीखे और उसी से आपने सीखा है। तो वोट जीत करके आप कदापि नहीं कह सकते कि जनता का आपके साथ, जनता का साथ है आपके पास, उसका विश्वास है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, जिस दिन आपकी ये फितरत वो जान जाएगी, आपका ये भी तर्क जो है धुल जाएगा कि
जो जनता तो मेरे साथ है, इसलिए हम वोट पाते हैं। सवाल इस बात का है कि देश के जो अमर शहीद हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, हमारे भगत सिंह हैं, और हमारे इतने महापुरुष महात्मा के बाबा साहब अम्बेडकर, और हमारे इतने इतने महान क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला, वीर सावरकर, नाना साहब, तात्या टोपे, खुदीराम बोस, सुब्रमण्यम भारती, श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, श्रीमती रानी चंद्रमा, श्रीमती रानी गडेलू की आत्मा क्या करती होगी कि यह राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी जी इस देश के साथ और देशवासियों के साथ यानी क्या क्या धोखा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी महोदय, आप देशवासियों को भारतीय नहीं मानते। जितनी सभाएं होती हैं उसमें आप कहते हैं भाई बहनों, कभी भी एक लफ्ज आपसे ये नहीं निकला कि हमारे भारतीय भाई बहनों, उनको भारतीय नहीं मानते। और ये फितरत आपकी आज से नहीं है, जमाने से है। जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आप क्या बोलते थे कि हमको सिर्फ 5 करोड़ गुजरातियों की चिंता है। आपने कभी नहीं कहा कि हमको 5 करोड़ गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहनों की चिंता है। उनको कभी भारतीय नहीं माना। आपको शर्म आनी चाहिए कि जो आदमी जो शख्स हमारे देशवासियों को भारतीय तक नहीं मानता है, वो राजनीति कर रहा है और भारत के संविधान की शपथ लेकर के वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। कितना बड़ा कलंक है इस देश के लिए। और जैसा कि बताया गया है कि ये सुभाष चंद्र बोस को आगे लाया जाए तो इसमें स्पष्ट होगा कि कितने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन उनके इस आजाद हिंद फौज बनाने में और उसके पहले भारत से बाहर जाने में इन लोगों ने सहयोग किया है। मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा कि सुभाष चंद्र बोस को भारत से बाहर जाने में हमारे कई इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने सहयोग किया हुआ है। तो यदि उनकी कहानी, उनके जीवन वृत्ति और उनके लाइफ स्टोरी देशवासियों को बताई जाती है तो कई ये भी सामने आता कि कई हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है सुभाष चंद्र बोस को किस तरह से तो उससे ये पता चलता कि कितने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हमारे जो है परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सहायता किए थे। तो देशभक्ति का भाव आता है और कम से कम और देश में एकता, हिंदू मुस्लिम एकता जिसे कहते हैं आप, या हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में एकता आती है। ये सारी चीजों से वंचित कर रहे हैं मोदी जी। और मोदी जी की मंशा तो, और मैंने पहले भी बताया कि आजाद हिंद फौज के निर्माण में उन्होंने जब नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, तो उन्होंने देखा कि पूरा वातावरण तो इसने जहरीला ये बनाया हुआ है जो अंग्रेजों के प्रति वो चमचागिरी का। तो कैसे लोग तैयार होंगे कि खून दे करके आज़ादी लेने के जज्बे के अनुसार। तो बाहर जो हमारे देश के जो हमारे सैनिक थे, युद्धबंदी द्वितीय विश्व युद्ध के, जो कि खास करके जर्मनी और जापान के शासकों के कब्जे में थे, उनसे छुड़ा करके आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। यह सभी देशवासियों को जानना चाहिए। और उसमें जब आर्थिक सहायता की बात आई
तो कोई जमुनालाल बजाज जैसा, जमुनालाल बजाज तो इन कांग्रेसियों को आर्थिक सहायता के लिए एक लग गया था। जीटी बिरला तो बल्कि इन दोनों के बीच में, यानी कांग्रेसियों और वायसराय जो शासक हुआ करता था भारत का, वायसराय और कांग्रेसियों के बीच में एक कड़ी का काम करता था, दलाली का काम। अब इन शब्दों का प्रयोग करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन वास्तविकता है। जीटी बिरला, घनश्याम दास बिरला, तमाम इस तरह के वृत्तांत हैं जो कि ये दिखाते हैं कि जीटी बिरला या घनश्याम दास बिरला अंग्रेज शासकों या वायसराय और कांग्रेसियों के बीच में एक कड़ी का काम करता था। तो कोई जीटी बिरला, कोई जमुनालाल बजाज हमारे सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज के निर्माण के लिए कोई आगे नहीं आया। आगे कौन आया? वो गुजरात का व्यापारी, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र और राजकोट जिला और धोराजी इस कस्बे का वो व्यापारी मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। ये नाम सभी लोग जान लीजिए। 5 अल्फाजों का नाम है, बहुत ही पवित्र नाम है, मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। ये जमुनालाल बजाज या जीटी बिरला तो अपने व्यापार का कुछ लाभांश, कुछ उसका हिस्सा ही दिया करते थे ना। लेकिन जरा इस देशभक्त मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी को तो देखिए, उसने अपने पूरे व्यापार को ही नष्ट कर दिया और 1 करोड़ रुपया 1941 में दिया। और 1941 में जो 1 करोड़ रुपया, आप लोग सहज अंदाज कर सकते हैं, वो 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। और जब अपने व्यापार को नष्ट किया तो हमारे सुभाष चंद्र बोस को विवश हो गए, कहना पड़ा उनको कि भाई, अरे मरफानी जी, आप क्या कर रहे हैं? आपका व्यापार कैसे चलेगा? आपका परिवार कैसे चलेगा? मरफानी जी के देशभक्ति के जज्बे को तो देखिए। वो कह रहे हैं कि नेताजी, अब हमको व्यापार की क्या जरूरत है? हम भी आपके आजाद हिंद फौज में शामिल होकर के उसके एक सिपाही बनते हैं, शामिल हो गए। तो देशभक्तों के लिए एक सेवके हिंद खिताब हुआ करता था। पहला सेवके हिंद देशभक्ति का नेताजी ने मरफानी जी को दिया, मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी को दिया। यह देश को जानना चाहिए। ये सारी बातें आती ना देश में, कितनी बड़ी हिंदू मुस्लिम एकता होती, देशभक्ति की बात होती। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ इनके नाम को भुनाएंगे और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार नेहरू को बचाएंगे। ये है मोदी जी के राष्ट्रवाद की असलियत, जिसको हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जाने। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहन कदाप न भूलें कि इस सब चीज का जवाब, इलाज जो है भारतीयता है। आप अपने को सिर्फ भारतीय मानिए। संकीर्ण जो है अवधारणाओं में कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, हम ओबीसी हैं, हम यादव हैं, हम बंगाली हैं, हम असमिया हैं, हम पंजाबी हैं, हम तमिल हैं, हम कन्नड़ हैं, हम मराठी हैं, हम उड़िया हैं, हम गुजराती हैं, हम मलयाली हैं। ये सब भूल जाइए, सिर्फ हम भारतीय हैं। इसका माहौल आगे बढ़ाइए, यह देश के लिए बहुत आवश्यक है। बाकी और चीज़ें बात करनी है, और ये बहुत इसलिए की है, दूसरी आज़ादी मानसिक गुलामी से, व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिए, देशभक्ति का भाव लाइए भारतीयता के आधार पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इसी आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।